सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये वीडियो कक्षा 7, 8, 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि यहाँ पे आप लोग दो त्रिभुज देख सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस दूसरे भुजा की लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लंबा है। हमें अगर पता करना हो कि ये वाली जो तीसरी वाली भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, तो हम लोग इसको पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और उसका यूज करके हम लोग कैसे निकालते हैं वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे ये दूसरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखिए इस भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इस वाली भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अगर हमें पता करना हो कि इस तीसरे वाली भुजा की लंबाई कितना है, तो हम इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं। अगर आप इस प्रकार के सवालों को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पाइथागोरस प्रमेय के सवालों को हल करने के ऊपर पूरे यूट्यूब पर सबसे सिंपल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के सवालों को हल करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। चाहे आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ये मेरा दावा है। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जब भी आपको तीसरी भुजा निकालना रहेगा तो आप इतना याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय तभी हम लगा पाएंगे जब हमें एक कोण 90 अंश का दिया हो, त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का दिया हो, ठीक है ना। तो देखिए ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 90 अंश का, यहाँ पे अगर 90 अंश नहीं लिखा है तो केवल अगर इस तरह से बना है ये, तो आप समझ लीजिएगा कि 90 अंश का कोण ये है, क्योंकि 90 अंश कोण को दिखाने का ये तरीका होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जब भी आपको भुजा की लंबाई निकालना रहेगा तो आपको दो भुजा दे दिया रहेगा। जैसे देखिए इसमें ये भुजा और ये भुजा दिया है, हमें ये ज्ञात करना है, तो हमेशा दो भुजा दिया रहेगा, हमें तीसरा वाला भुजा निकालना रहता है, ठीक है। तो हमें इसमें इस भुजा को निकालना है कि ये कितना लंबा है, तो इसको हम x मान लेंगे। यानी कि जो हमें ज्ञात करना रहेगा उसको हम x मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 90 अंश के साथ कौन सी दो भुजा लगा है, ये दोनों भुजा लगा है, ठीक है ना। तो हम इनको सबसे पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 6, और सबसे लास्ट में इस तीसरी भुजा को लिखना है। यानी कि हमें इसी क्रम में ऐसे लिख लेना है। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ केवल उसी तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालों को लगा लेंगे। बस मैं जैसे बता रहा हूँ केवल आप उसे देखिए और बिल्कुल वैसे ही आप लोग सवालों को हल करिएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि ये 90 अंश का कोण है और इसके साथ ये वाली दोनों भुजा है सटा हुआ है इसके साथ, तो मैंने इन दोनों को लिखा और सबसे अंत में इस वाली को लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी पर दो दो घात लगा देंगे कुछ इस तरह से, x पर 2 घात, 6 पर 2 घात, इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस करेंगे, यहाँ पे बीच में बराबर करेंगे। ऐसा आपको हर एक सवाल में करना है। तो जब आप लोग इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए 6 पर 2 घात लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 36 हम इसको बोल सकते हैं। 6 पर 2 घात का मतलब हो गया 6 का हम 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे ऊपर 2 है ना, तो हम 6 का 2 बार गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो हम 6 का 3 बार गुणा करते हैं। यानी कि अगर 6 पर 2 घात कहीं लिखा है तो समझिए कि वो 36 लिखा है। वैसे ही अगर 9 पर 2 घात कहीं लिखा है तो 9 गुणा 9 9 81, यानी कि समझिएगा वो 81 लिखा है। अगर कहीं पे लिखा है 12 पर 2 घात, मतलब क्या कि 12 का हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये 144 आता है, तो हम यहाँ पे 144 लिख लेते हैं। यानी कि ध्यान से अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यानी कि 36 को लिखने का ये दूसरा तरीका है। ये भी 36 ही लिखा है, बस हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि ये 36 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका ये अलग है। ये पूरा 81 ही लिखा है, ये पूरा 144 ही लिखा है। यानी कि जब भी हम लोग सवालों को हल करेंगे अगर इतना आ गया तो हम 36 वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 36 है, ये भी 36 है, भाई सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा x पर 2 घात प्लस ये 6 पर 2 घात, ये क्या लिखा है, ये 36 ही तो लिखा है, तो इसको हटा करके हम 36 लिख सकते हैं। 10 पर 2 घात, यानी कि 10 पर 2 घात का मतलब क्या हुआ, 10 का 2 बार गुणा, यानी कि 100, तो ये 100 लिखा है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा।
अब जब आप इतना कर लेंगे तो आपका मेन काम ये रहेगा कि बराबर के एक तरफ एक्स स्क्वायर अकेला हो जाए, तो बराबर के इधर एक्स स्क्वायर अकेला हो जाए या फिर इधर, ठीक है। तो बराबर के इधर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम इधर ही अकेला करेंगे, ठीक है ना। तो 36 को उधर भेजना पड़ेगा बराबर के, तभी तो अकेला होगा। तो 36 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा -36। तो देखिए ये प्लस है, जब भी उधर भेजेंगे तो माइनस ही होगा, हमेशा इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये रूल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x पर 2 घात बराबर, अब 100 में से 36 घटा देंगे तो ये आपका आ जाता है 64। यानी कि देखिए जब भी आप लोग इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे तो एक तरफ एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरी तरफ कोई एक संख्या आ जाएगा, यहाँ तक हर कोई पहुँच जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसे आप लोग अब ध्यान से समझिएगा। हमें तो x का मान चाहिए तो ये 2 घात हटाना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 64। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 घात हटा दिया, इसमें देखिए मैंने हटा दिया। तो हटाने के बाद यहाँ पे ये रूट लग जाता है। देखिए आप लोग यहाँ तक ध्यान से समझिएगा, इसके अगले स्टेप में आप लोग गलती ना करिएगा। देखिए मैंने 2 घात हटाया इस पर से, तो 2 घात हटाने के बाद यहाँ पे रूट लग गया, इसको रूट बोलते हैं, ये रूट हो जाएगा, ठीक है। अभी आंसर नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग कैसे हल करते हैं वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, क्योंकि हमें ये डिटेल में समझना है, क्योंकि इसी में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अभी जस्ट समझेंगे, पहले हम लोग एक और सवाल को हल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसी सवाल में थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे देखिए 90 अंश के साथ ये भुजा लगा है, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने इस भुजा को लिखा यहाँ पे, फिर 6 लिखा, फिर 10 लिखा। लेकिन अब 90 अंश के साथ ये दोनों भुजा लिखा है तो मैं चाहूँ तो सबसे पहले 6 भी लिख सकता हूँ, फिर x लिख सकता हूँ। मतलब सबसे पहले 90 अंश के साथ जो दोनों भुजा लिखा है उन्हीं को लिखना है सबसे पहले, और सबसे लास्ट में 90 अंश के सामने जो भुजा है उसको लिखना है, ठीक है ना। अब इनमें आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 अंश के सामने जो भुजा है वो तो सबसे अंत में ही रहेगा। तो मान लीजिए अगर मैं इस तरह से हल करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, 2 घात लगा दूंगा, फिर यहाँ पे प्लस करूँगा, यहाँ पे बराबर। तो यहाँ पे 6 पर 2 घात ये 36 ही लिखा है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 10 पर 2 घात ये 100 ही लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए बराबर के इधर एक्स स्क्वायर अकेला करना है तो 36 को उधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए इसके पहले कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मान लेते हैं, मानेंगे नहीं, छुपा रहता है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा -36। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हल करें या फिर इस तरह से, लास्ट में यही तो आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि इस भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 12, हमें इसको बताना है। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है। तो ये 90 अंश का कोण है, इसके साथ ये भुजा लगा है, ये भुजा लगा है, तो बस इनको लिखिए सबसे पहले। तो 12 लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं, और सबसे लास्ट में ये वाली इसको लिखेंगे, ये हो गया x। अब क्या करना है, 2 घात लगा देना है, शुरू में प्लस करना है, फिर यहाँ बीच में बराबर करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 पर 2 घात लिखा है तो ये कितना लिखा है, ये 144 लिखा है, 12 का 2 बार गुणा करेंगे यही आएगा। 9 पर 2 घात ये क्या लिखा है, ये 81 लिखा है, बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको एक बात बोला था कि एक्स स्क्वायर को बराबर के या तो इधर लिखते हैं अकेला करते हैं या तो उधर अकेला करते हैं। तो इसमें देखिए बराबर के दूसरे और अकेला पहले से ही है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 1 ये हो जाएगा 5, 8 4 12 और 1 ये 2, तो 225 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है और इधर कोई संख्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी बीच में बराबर लगा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर के इधर जो ये सब लिखा है और बराबर के इधर जो लिखा है ये दोनों बराबर चीज़ है। तो जब दोनों बराबर चीज़ है तो इसको पहले इसको बाद में भी कर सकते हैं, फिर भी बराबर ही तो रहेगा। तो इसको पहले कर लीजिए और इसको बाद में कर लीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए अब ये पीछे जैसा सवाल बन जाएगा जो हमने अभी लगाया है। हमें तो x का मान चाहिए, तो यहाँ पे x को अकेला कर दीजिए, यहाँ पे जो 2 है इसको हम इधर भेजेंगे, मतलब यहाँ से 2 हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है कि अब हम लोग इसके बाद इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो अब से आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 6 पर 2 घात लिखा है, तो ये क्या लिखा है, ये 36 लिखा है, समझ में आ गया ना। ये 36 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका दूसरा है।
बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे अगर 64 लिखा है तो ये भी कोई ना कोई संख्या लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो आखिर ये कौन सी संख्या लिखा है वो हम कैसे पता करते हैं, तो अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा। तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखिए रूट के अंदर यहाँ 64 है ना, तो हम यहाँ पे 64 लिखेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो यहाँ 64 को ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे दो संख्याओं को निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 2 बार है तो केवल 1 2 लिखिए, यानी कि जो 2 बार है उसको 1 बार लिख लीजिए। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ से 1 2 लिखिए। यहाँ 2 बार है, 1 2 यहाँ लिखिए। अब हम लोग इन सब का गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि ये 8 लिखा है, ठीक है ना। बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ये 8 ही लिखा है, बिल्कुल इसी तरह समझिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रूट में 81 लिखा है, तो ये कौन सी संख्या लिखा है, तो ये पता करने के लिए बिल्कुल वही करिए। यहाँ पे हम 81 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 साते 21, 3 नवा 27, फिर ये कटेगा 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो देखिए 3 2 बार आया तो केवल 1 3 लिखिए, 3 2 बार आया तो केवल 1 3 लिखिए, फिर इनका गुणा कर लीजिए। 3 त्रिक 9, यानी कि ये जो संख्या ये 9 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि रूट में 225 लिखा है, तो आखिर ये कौन सी संख्या लिखा है, तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अगर आपको ये भी करना नहीं आता है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको ये भी करना नहीं आता है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करेंगे, ये 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 साते 21 और ये हो जाएगा 3 पाँचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, अब 5 से कटेगा, 5 पाँचे 25, 5 एकम 5। तो देखिए 3 2 बार आया तो केवल 1 3 ले लेंगे, 5 2 बार आया तो केवल 1 5 ले लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 3 पाँचे 15, यानी कि ये 15 ही लिखा है, ठीक है ना। यानी कि जब भी हम लोग सवालों को हल करेंगे तो अगर कहीं पर ये लिखा दिख जाए रूट में 225, तो उसको उसके जगह पे हम 15 लिख सकते हैं। कहीं पर भी रूट 81 दिख जाए तो हम वहाँ पे 9 रख सकते हैं, ठीक है। और ये केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, पूरे गणित में आप किसी भी सवाल को हल करें, अगर रूट के अंदर 81 आ रहा है तो उसके अंदर हम 9 लिख सकते हैं, मतलब उसको हटा करके 9 वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर किसी सवाल में रूट में 64 आ रहा है तो इसको हटा करके वहाँ 8 लिख सकते हैं। कहीं सवाल में 6 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, तो हम इसको हटा करके पूरा 36 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ तो है। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे रूट के अंदर 360 आ गया, तो आखिर इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर क्या लिखेंगे, ये हमें ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले ऐसे 360 का भाज्य गुणनखंड करिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 नवा 18 और फिर 3 से कटेगा, नहीं 2 ही से कटेगा अभी भी, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पाँचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 से कटेगा, 3 पाँचे 15, 5 से कटेगा। अब देखिए 2 यहाँ 2 बार आया है तो केवल 1 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 2 बार आया है तो 1 3 ले लीजिए। देखिए 2 अकेला बच गया, यहाँ पे 5 अकेला बच गया, तो आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है। और जो ये बचा हुआ है इनका भी गुणा कर लेना है। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो गया, इनका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, तो इसको रूट में लिखेंगे। देखिए इसको आपको ज़रूर समझना है। मान लीजिए रूट में 360 आ गया तो किसके बराबर लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो आया है संख्या इनका गुणा कर लेंगे, और जो बचा हुआ है जिनका जोड़ा नहीं मिल रहा है उनका भी गुणा करेंगे, लेकिन रूट के अंदर लिखेंगे। यानी कि ये संख्या जो है ना इतना है, देखिए ये भी संख्या ही होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जब भी सवाल हल करेंगे अगर इतना आ गया तो उसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे अगर रूट 18 लिखा है तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 18 का कुछ इस तरह से करेंगे, 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 गम दे, तो देखिए 3 2 बार आया है तो 1 3 लिख लीजिए। अब देखिए किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे केवल 3 ही है और कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम ऐसे गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए 2 अकेला बचा है तो ये रूट के अंदर रहेगा, यानी कि इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे रूट के अंदर 30 आ गया, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही 30 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब अलग अलग है, कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वैसे ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जो पीछे छूटा हुआ सवाल था उसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए पहले वाले सवाल में यहाँ पे था x बराबर रूट में 64। तो रूट में 64 ये कौन सी संख्या लिखा है, तो देखिए रूट में 64 8 के बराबर होता है, यानी कि रूट में 64 ये 8 ही तो लिखा है। तो इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, यानी कि ये सेंटीमीटर लिख लीजिए। देखिए यानी कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये सब सेंटीमीटर में, तो इसको आप सेंटीमीटर ऑटोमेटिक कर लीजिए अपने आप। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो इस दूसरे वाले प्रश्न में देखिए रूट में 225 आ रहा है, ठीक है ना। तो 225 किसके बराबर होता है, 15 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 15, और चूँकि ये सब सेंटीमीटर में है तो ये लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि त्रिभुज जो है ऐसे उल्टा पुल्टा भी करके बना सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस भुजा की लंबाई दिया है, इस भुजा की, हमें इस भुजा की लंबाई पूछा है तो इसको x मान लेंगे। अब देखिए 90 अंश के साथ ये दोनों भुजा लगा हुआ है, तो सबसे पहले इनको आप लिखिए, x लिखिए, 9 लिखिए, लास्ट में इसको लिखिए 15। फिर आप वैसे ही हल करेंगे जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए बिल्कुल उसी तरह से बन गया, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे ये सवाल है, ये सवाल, इसमें आपको इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। आपको इस भुजा की लंबाई पूछा है, तो क्या आप लोग निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इस भुजा की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए 90 अंश का कोण कहीं बना ही नहीं है। तो जब 90 अंश का कोण नहीं बना है तो इस भुजा की लंबाई हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 90 अंश का कोण बना रहेगा तभी हम लोग लंबाई निकाल पाएंगे, उस तरह कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग इसको हल करके ज़रूर बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। यहाँ पे ये सवाल है, इस भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर, आपको इस भुजा की लंबाई बताना है, ठीक है। इस वीडियो को मैंने इतना सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।